नमस्कार। भारत की जीवन रेखा गंगा ये सिर्फ एक नदी नहीं है बल्कि एक पूरी कहानी है। आज हम इसी पवित्र नदी के उद्गम से लेकर समंदर में मिलने तक के सफर पर निकलने वाले हैं और इस दौरान हम इसके कुछ सबसे बड़े राज भी जानेंगे। तो चलिए इस शानदार सफर को शुरू करते हैं। जी हाँ, ये एक ऐसी बात है जो अक्सर लोगों को हैरान कर देती है। भारत की सबसे पवित्र और सबसे जरूरी नदी, जिसे हम सब गंगा के नाम से जानते हैं, वो अपनी सोर्स पर जहाँ से वो निकलती है वहाँ इस नाम से जानी ही नहीं जाती। तो हमारे इस सफर के 6 पड़ाव होंगे। हम इसके रहस्यमयी उद्गम को खोजेंगे, पवित्र संगमों को देखेंगे और आखिर में इस नदी के भविष्य पर भी एक नजर डालेंगे। हर एक पड़ाव एक नया रहस्य खोलेगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से, जहां गंगा 2 अलग-अलग धाराओं के रूप में अपना सफर शुरू करती है। तो गंगा की कहानी में 2 मुख्य किरदार हैं, भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी जो गोमुख से निकलती है, उसे पारंपरिक तौर पर गंगा का स्रोत माना जाता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। अगर पानी के वॉल्यूम की बात करें तो असली हीरो तो अलकनंदा है, जो आगे चलकर गंगा को उसकी विशालता देती है। अब हम उस पॉइंट पे आते हैं जहां अलकनंदा असल में एक बड़ी नदी बनना शुरू होती है। यह होता है पंचप्रयाग के जरिए, यानी 5 पवित्र संगमों के जरिए। इसको ना एक टीम बनाने जैसा समझिए। अलकनंदा कैप्टन है और रास्ते में वो 4 बड़े खिलाड़ियों से मिलती है, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग में। हर संगम के साथ ये और मजबूत होती जाती है और फिर आखिर में आता है देवप्रयाग, जहां वो भागीरथी से मिलकर एक हो जाती है और यहीं से जन्म होता है उस नदी का जिसे हम सब गंगा कहते हैं। देवप्रयाग के बाद गंगा का किरदार पूरी तरह बदल जाता है। अब वो पहाड़ों की तेज धारा नहीं बल्कि मैदानों की शांत नदी बनने वाली है। यहाँ नदी के 2 बिल्कुल अलग अलग रूप दिखाई दे रहे हैं। पहाड़ों में वो एक मूर्तिकार की तरह है जो चट्टानों को काटकर गहरी घाटियां बनाती है, लेकिन जैसे ही वो हरिद्वार में मैदानों में उतरती है उसका स्वभाव बदल जाता है। अब वो एक निर्माता बन जाती है जो उपजाऊ मिट्टी जमा करती है और ये सफर फरक्का में एक बहुत बड़ा मोड़ लेता है। तो सवाल ये है कि जो नदी अब तक दूसरी नदियों को अपने में मिला रही थी, वो फरक्का पहुंचकर खुद क्यों बढ़ जाती है? इसे ऐसे समझिए जैसे कोई थका हुआ मुसाफिर अपना भारी सामान नीचे रख देता है। हजारों किलोमीटर के सफर के बाद नदी की रफ्तार धीमी हो जाती है और वो अपने साथ लाया हुआ सेडिमेंट जमा करने लगती है। इससे उसका रास्ता रुक जाता है और पानी 2 हिस्सों में बंट जाता है। गंगा इस सफर में अकेली नहीं है। इसकी मदद के लिए सहायक नदियों की एक बहुत बड़ी फौज है। चलिए नदियों को देखते हैं कि कौन उत्तर से आती हैं और कौन दक्षिण से। यह गंगा की मेन सपोर्टिंग टीम है। बाईं तरफ उत्तर से आने वाली हिमालयी नदियां और दाईं तरफ दक्षिण के पठार से आने वाली नदियां। ये फर्क बहुत जरूरी है क्योंकि इससे तय होता है कि वो अपने साथ कैसा पानी और कैसी मिट्टी लाती हैं। बाएं तट की कुछ नदियां तो काफी अनोखी हैं, जैसे गोमती को ही लीजिए। ये पहाड़ों से नहीं बल्कि एक मैदानी झील से निकलती है। फिर गंडक है जो सिंचाई के लिए बहुत जरूरी है, और कोसी जिसे बिहार का शोक भी कहते हैं क्योंकि इसकी वजह से अक्सर विनाशकारी बाढ़ आती है। अब दाएं तट की बात करें तो सबसे बड़ा नाम है यमुना। ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है और मजे की बात यह है कि इसका खुद का एक जबरदस्त सिस्टम है। चंबल, बेतवा और केन जैसी बड़ी नदियां पहले यमुना में मिलती हैं और फिर यमुना ये सारा पानी लेकर प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। ये बहुत ही गंभीर नाम है और ये नाम दिया गया है दाएं तट की एक और नदी दामोदर को। पर इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि नदी में प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि पानी में जिंदगी ही खत्म हो गई है। दामोदर घाटी में कोयले की खदानों और इंडस्ट्रीज से निकले केमिकल्स ने इसके पूरे इकोसिस्टम को तबाह कर दिया है। इस लंबे सफर के बाद अब हम नदी के अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ वो समंदर से मिलती है और एक बहुत बड़ा भूवैज्ञानिक राज खोलती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने से ठीक पहले गंगा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, सुंदरबन डेल्टा। यहाँ के जो सुंदरी मैंग्रोव जंगल हैं वो एक प्राकृतिक दीवार की तरह काम करते हैं जो कोस्टल एरिया को साइक्लोन से बचाते हैं। और अब वक्त है उस सबसे बड़े राज का। ये एक कॉन्सेप्ट है जिसे एंटीसीडेंट ड्रेनेज कहते हैं। ये सिद्धांत कहता है कि कुछ नदियां अपने रास्ते में आने वाले पहाड़ों से भी ज्यादा पुरानी हो सकती हैं। ये सुनने में अविश्वसनीय लग सकता है, लेकिन ये सच है।
गंगा हिमालय से भी पुरानी है। जरा सोचिए, जब टेक्टोनिक प्लेट्स की टक्कर से हिमालय ऊपर उठना शुरू हुआ, गंगा पहले से ही वहां बह रही थी और उसने हार नहीं मानी। जैसे जैसे पहाड़ ऊंचे होते गए, नदी उन्हें काटती गई और अपना रास्ता बनाती रही। ये महाकाव्य यात्रा हमें सोचने पर मजबूर करती है कि नदी की आज क्या हालत है और इसे बचाने के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं। 2525 किलोमीटर ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उस विशाल जीवन रेखा की लंबाई है जो करोड़ों लोगों को जिंदगी देती है। साल 2008 में गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। ये हमारी सभ्यता की बुनियाद है, लेकिन आज ये बहुत ज्यादा प्रदूषण का सामना कर रही है। अच्छी बात यह है कि नमामि गंगे जैसे कार्यक्रम इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इसकी बायोडायवर्सिटी को बचाया जा सके। तो आखिर में ये सवाल जरूर सोचना चाहिए, गंगा सिर्फ पानी की एक धारा नहीं है, ये तो संघर्ष, लगन और जीवन का एक जीता जागता सबूत है जिसने चट्टानों का सीना चीरकर अपना रास्ता बनाया है।